आज का हमारा ये जो ख़ास विश्लेषण है ना, ये शुरू करने से पहले मैं एक बहुत ही ज़रूरी बात बताना चाहूँगी। बिल्कुल बताइए। हाँ, तो आज की ये गहरी चर्चा विशेष रूप से एग्ज़ाम वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल के उन सभी छात्रों और दर्शकों के लिए तैयार की गई है, जो यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, रेलवे और बाकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। एकदम सही। और इन एग्जाम्स के लिए ना आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। मतलब उनकी संवैधानिक शक्तियाँ, उनके प्रावधान, सब कुछ गहराई से समझेंगे। और हमारा मकसद सिर्फ अनुच्छेदों को या आर्टिकल्स को रटवाना नहीं है। अक्सर क्या होता है ना, स्टूडेंट्स एक लिस्ट बना लेते हैं और उससे बस रट लेते हैं। बिल्कुल, जो कि एग्जाम्स में कंफ्यूजन पैदा करता है। हाँ, तो आज हम उस पूरी व्यवस्था को, उस पूरी इंजीनियरिंग को समझेंगे जो देश के सबसे ऊंचे पद को चलाती है। अक्सर लोग बस बोल देते हैं कि राष्ट्रपति तो केवल एक रबर स्टैंप है। हाँ, ये बहुत सुना है मैंने भी। पर आज हम संविधान के पन्नों से ये साबित करेंगे कि इस मिथक में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं। तो इसी से जुड़ा मेरा पहला सवाल है, मतलब कल्पना कीजिए एक ऐसे पद की जिसके नाम पर देश की तीनों सेनाएं चलती हैं, जी जो सुप्रीम कोर्ट की दी हुई फांसी की सजा तक माफ कर सकता है। जी लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है कि वो अपनी मर्जी से अपने दफ्तर का एक साधारण कर्मचारी भी नहीं चुन सकते। जी तो आखिर देश का सबसे बड़ा पद होने के बावजूद ये जो असली ताकत है वो किसके पास होती है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ना हमें एकदम शुरुआत से देखना होगा। अगर हम संविधान को देखें तो आर्टिकल 52 यानी आर्टिकल 52 सीधा सीधा कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक हो गया। हाँ, लेकिन इसके तुरंत बाद जो आर्टिकल 53 आता है यानी 53, वो पढ़ने में ऐसा लगता है जैसे राष्ट्रपति ही देश के सर्वे सर्वा हैं। अच्छा, उसमें ऐसा क्या खास लिखा है? उसमें लिखा है कि संघ की जो भी कार्यपालिका शक्ति है, मतलब जो एग्जीक्यूटिव पावर है ना, जी। वो राष्ट्रपति में निहित होगी। देश के सारे काम उन्हीं के नाम से चलेंगे। तो मतलब इस आर्टिकल के हिसाब से तो वही सबसे पावरफुल हुए ना? यही तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। आर्टिकल 53 उन्हें देश का संवैधानिक प्रमुख, जिसे हम नॉमिनल हेड कहते हैं, वो बना देता है। बिल्कुल। पर असली खेल कहीं और है। बिल्कुल, हमारे जो संविधान निर्माता थे ना, वो सत्ता को किसी एक ही इंसान के हाथ में नहीं सौंपना चाहते थे। इसलिए इस पावर को बैलेंस करने के लिए वो लाए आर्टिकल 74। आर्टिकल 74? हाँ, ये आर्टिकल बहुत ही साफ शब्दों में कहता है कि राष्ट्रपति को अपने काम करने के लिए सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और इस परिषद का मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री। ओहो, मतलब आर्टिकल 53 ने जो पावर दी, आर्टिकल 74 ने तुरंत उस पे एक तरह से ब्रेक लगा दिया। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहाँ पर मुझे ना एक बहुत ही बढ़िया तुलना याद आ रही है। क्या हम इसे किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के उस चेयरमैन की तरह देख सकते हैं जिसके नाम पर पूरी कंपनी रजिस्टर्ड होती है? हाँ, काफी हद तक। थोड़ा और समझाइए इसे। मतलब कंपनी का कोई भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई इंटरनेशनल डील हो, उस पर साइन उसी चेयरमैन के होते हैं। दुनिया के लिए चेहरा वही है। जी। लेकिन जब बात आती है कि भाई कंपनी का असली संचालन कौन करेगा, बजट कहाँ और कैसे खर्च होगा, तो ये सारा काम उस कंपनी का सीईओ करता है। एकदम सटीक उदाहरण है ये। हमारी जो संसदीय व्यवस्था है ना, उसमें प्रधानमंत्री उसी सीईओ की भूमिका निभाते हैं। सारे वास्तविक फैसले उन्हीं के हाथ में होते हैं। पर ऐसा ढांचा बनाया ही क्यों गया? क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में शक्तियों का ये जो बंटवारा है, ये दरअसल देश को तानाशाही से बचाने का एक बहुत ही सोचा समझा तरीका है। अच्छा, तानाशाही से कैसे? देखिए, अगर राष्ट्रपति के पास पद का सम्मान भी हो, स्थिरता भी हो, और वो बिना किसी की सलाह के फैसले भी लेने लगे, तो वो सत्ता निरंकुश हो सकती है ना। हाँ, ये तो है। फिर तो उन्हें कोई रोक ही नहीं पाएगा। बस इसीलिए सम्मान और गरिमा राष्ट्रपति के पास हैं, लेकिन जो रोजमर्रा के काम हैं, उनकी जवाबदेही जनता के द्वारा सीधे चुने गए प्रधानमंत्री और कैबिनेट के पास होती है। अब समझ आया। और शायद यही कारण है कि इस जो चेयरमैन वाले पद तक पहुंचने के लिए जो योग्यताएं हैं, वो बहुत ही बेसिक रखी गई हैं। बिल्कुल। आर्टिकल 58 में जो योग्यताएं हैं, वो बहुत बुनियादी हैं, जैसे व्यक्ति का भारत का नागरिक होना। उम्र भी शायद 35 साल है ना, कम से कम? हाँ, कम से कम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, और उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। एक और बहुत ही अहम शर्त है इसमें। कौन सी शर्त? वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। मतलब कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता। ये लाभ के पद वाला नियम क्यों रखा गया है? ताकि जो इंसान देश के इतने बड़े पद पर बैठे, उसका अपना कोई ऐसा आर्थिक स्वार्थ ना हो जो उसके बड़े फैसलों को प्रभावित करे। निष्पक्षता बनी रहे। ये तो बहुत जरूरी है।
और कार्यकाल की बात करें तो मैं जहां तक जानती हूँ आर्टिकल 56 के तहत ये 5 साल का होता है। हाँ, 5 साल का होता है, लेकिन इसमें एक छोटा सा तकनीकी पेच है। कैसा पेज? 5 साल पूरे होने के बाद भी ना, राष्ट्रपति तब तक अपनी कुर्सी नहीं छोड़ते जब तक कि उनका उत्तराधिकारी आकर पद ग्रहण ना कर लें। देश का ये सबसे बड़ा पद 1 सेकंड के लिए भी खाली नहीं रह सकता। अरे वाह, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और अगर मान लीजिए उन्हें बीच में ही इस्तीफा देना पड़े तो वो अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? वो अपना इस्तीफा सीधे उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है। एक और सवाल जो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं, क्या भारत में भी अमेरिका की तरह ऐसा कोई नियम है कि आप बस 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं? नहीं, भारत का संविधान इस मामले में एकदम अलग है। आर्टिकल 57 के अनुसार यहाँ कोई भी व्यक्ति असीमित बार पुनर्निर्वाचन के योग्य है। मतलब कोई लिमिट नहीं है? जी, कोई संवैधानिक रोक नहीं है। आप कितनी भी बार चुनाव लड़कर राष्ट्रपति बन सकते हैं। और जब आप इस पद पर होते हैं तो आपको 5 लाख रुपए महीने का वेतन और रहने के लिए ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन मिलता है। सच में? पद और उसकी सुविधाएं तो बहुत ही गरिमामय हैं। लेकिन अब आते हैं सबसे जटिल हिस्से पर। हाँ, जो कि है चुनाव की प्रक्रिया। बिल्कुल। मतलब चूंकि ये पद इतना बड़ा है तो हम आम जनता लाइन में लगकर इनके लिए वोट क्यों नहीं डालते? हम तो सिर्फ अपने सांसद और विधायक ही चुनते हैं ना। तो इस कुर्सी तक पहुंचने का गणित आखिर है क्या? इसका गणित थोड़ा सा अलग है। आर्टिकल 54 के तहत एक निर्वाचक मंडल बनता है जिसे हम इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। हाँ, ये इलेक्टोरल कॉलेज बड़ा कंफ्यूज करता है। इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, इसमें केवल संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। निर्वाचित मतलब इलेक्टेड मेंबर्स? हाँ, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स। इसके साथ ही सभी राज्यों की विधानसभाओं के जो इलेक्टेड विधायक हैं वो भी वोट डालते हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों में से दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। तो इसमें आपने निर्वाचित शब्द पर बहुत जोर दिया है। तो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, जिन्हें मनोनीत किया जाता है, वो वोट नहीं डाल सकते? बिल्कुल नहीं। मनोनीत सदस्यों को इस चुनाव प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर रखा गया है। अच्छा, इसका कारण तो शायद सीधा सा ही है, क्योंकि राष्ट्रपति खुद राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो अगर वही लोग वोट डालेंगे तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा ना? एकदम सही पकड़ा आपने। अब चुनाव प्रणाली पर आते हैं। आर्टिकल 55 के तहत जो प्रणाली इस्तेमाल होती है वो आम चुनावों से बहुत अलग है। इसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल हस्तांतरणीय मत कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। पर ये काम कैसे करता है? देखिए, आम चुनावों में क्या होता है, जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत गया, भले ही उसे 100 में से सिर्फ 30 वोट ही क्यों ना मिले हों। हाँ, ऐसा ही होता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं चलता। यहाँ देश के मुखिया को पूर्ण बहुमत यानी 50% से ज्यादा का आंकड़ा पार करना ही होता है। तो ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से कैसे होता है? इसमें वोटर सिर्फ एक ही उम्मीदवार को वोट नहीं देता। वो बैलेट पेपर पर अपनी पसंद के हिसाब से 1, 2, 3 ऐसे क्रम में रैंकिंग देता है। अच्छा, रैंकिंग देनी होती है। हाँ, फिर जब गिनती होती है और अगर पहली पसंद की गिनती में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता ना, तो जिसे सबसे कम वोट मिले होते हैं उसे रेस से बाहर कर देते हैं। और उसके जो वोट हैं वो बेकार हो जाते हैं। नहीं, यही तो जादू है। उसके वोट बाकी बचे हुए उम्मीदवारों में बांट दिए जाते हैं, इस आधार पर कि वोटर की दूसरी पसंद कौन था। अरे वाह, ये तो बहुत ही लॉजिकल है। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक किसी एक को 50% से ज्यादा वोट ना मिल जाएं। और हाँ, ये पूरा मतदान एकदम गुप्त होता है, सीक्रेट बैलेट के जरिए। पर मुझे एक बात बताइए, इतनी जटिलता क्यों रखी गई? मतलब भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे बड़े पद के लिए ही जनता सीधे वोट नहीं कर रही। क्या ये आम जनता को इस प्रक्रिया से दूर रखने की कोशिश नहीं है? पहली बार में सोचने पर ऐसा ही लगता है, लेकिन इसके पीछे का कारण वही है जो हमने सेशन के शुरुआत में डिस्कस किया था, शक्तियों का संतुलन। कैसे? अब आप खुद सोचिए, अगर हम देश की करोड़ों की जनता से सीधे चुनाव करवाएं तो उसमें हजारों करोड़ों रुपए खर्च होंगे, बहुत सारा समय और प्रशासनिक ऊर्जा लगेगी। चुनाव करवाना तो बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल। और इतना बड़ा चुनाव जीतने के बाद भी उस राष्ट्रपति को काम तो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो एक नॉमिनल हेड है। तो क्या ये खर्चीला सीधा चुनाव लॉजिकल होगा? नहीं, ये तो बिल्कुल अजीब स्थिति हो जाएगी। जीतने वाला इंसान यही सोचेगा कि भाई जब करोड़ों लोगों ने मुझे सीधे वोट देकर चुना है तो मैं फैसले लेने के लिए प्रधानमंत्री की सलाह क्यों लूं? एकदम सही। फिर तो सत्ता के 2 केंद्र बन जाएंगे और सरकार और राष्ट्रपति के बीच रोज टकराव होगा। अप्रत्यक्ष चुनाव इसी टकराव को रोकता है।
और जो राज्यों की विधानसभाओं को जोड़ा गया है उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि राष्ट्रपति सिर्फ संसद के बहुमत का चेहरा ना रहें, वो पूरे देश का यानी सारे राज्यों का भी समान रूप से प्रतिनिधित्व करें। इससे राज्यों की आवाज भी इस ऊंचे पद तक पहुंचती है। तो चलिए, ये चुनाव का गणित तो समझ आ गया। अब जब कोई व्यक्ति इस प्रक्रिया से गुजर कर राष्ट्रपति भवन पहुंच जाता है तो उनके पास शक्तियां क्या-क्या आती हैं? संविधान ने उन्हें शक्तियों का एक बहुत विशाल शस्त्रागार दिया है। सबसे पहले बात करते हैं कार्यपालिका शक्तियों की। जी। देश का जो पूरा प्रशासन है वो उन्हीं के नाम से चलता है। प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों की नियुक्ति वही करते हैं। इसके अलावा राज्यों के राज्यपाल, कैग, यूपीएससी के अध्यक्ष, चुनाव आयोग के सदस्य और यहां तक कि हमारी जो तीनों सेनाएं हैं ना, उनके प्रमुखों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। लेकिन यहाँ भी वही बात लागू होती है ना कि ये नियुक्तियां वो खुद अपनी मर्जी से नहीं करते। बिल्कुल, नाम तय होकर प्रधानमंत्री कार्यालय से ही आते हैं। हाँ, पर जब उन फाइलों पर राष्ट्रपति के दस्तखत हो जाते हैं तो उसे एक संवैधानिक आदेश की गरिमा मिल जाती है। सही कहा। अब विधायी शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति दरअसल संसद का एक अभिन्न अंग है। मतलब सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा ही संसद नहीं है? नहीं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर संसद बनती है। संसद का सत्र बुलाना, उसे खत्म करना और अगर जरूरत पड़े तो लोकसभा को भंग करने की पावर भी उन्हीं के पास है। और यहीं पर वो एक शक्ति आती है जिस पर बहुत सवाल बनते हैं एग्जाम्स में, आर्टिकल 123 वाली। जी हाँ, अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और देश को अचानक किसी नए कानून की बहुत सख्त जरूरत पड़ जाए, तब राष्ट्रपति ये अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और ये अध्यादेश एक नॉर्मल कानून की तरह ही पावरफुल होता है। बिल्कुल, एकदम सामान्य कानून की तरह ही काम करता है। अब जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए मैं यहाँ एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप पॉइंट आउट करना चाहूंगा। हाँ बताइए, वो कौन सा ट्रैप है? जब भी एग्जाम में इस अध्यादेश की अधिकतम उम्र पूछी जाती है तो ऑप्शंस में हमेशा 6 महीने लिखा होता है और बच्चे उसी पर टिक करके आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। हाँ, क्योंकि सही जवाब है 6 महीने प्लस 6 सप्ताह। ये गणित कैसे काम करता है? इसे समझना बहुत आसान है। देखिए, संविधान ये कहता है कि संसद के 2 सत्रों के बीच में जो अधिकतम गैप हो सकता है ना, वो 6 महीने का हो सकता है। ठीक है। अब मान लीजिए संसद का सत्र आज खत्म हुआ और कल ही अध्यादेश लागू हो गया, तो अब संसद को दोबारा मिलने में मैक्सिमम 6 महीने लग सकते हैं। हाँ, ये तो क्लियर है। और जब भी वो संसद का नया सत्र शुरू होगा तो उस अध्यादेश को पास कराने के लिए सरकार को 6 सप्ताह का टाइम दिया जाता है। ओहो, तो वो पहले वाले मैक्सिमम 6 महीने और ये पास कराने वाले 6 सप्ताह, टोटल हो गया 6 महीने प्लस 6 सप्ताह। एकदम सही। इस लॉजिक को अगर याद रखें तो ये ट्रैप एग्जाम में कभी परेशान नहीं करेगा। बिल्कुल। और इसी तरह वित्तीय शक्तियों में भी एक बहुत बड़ा ट्रैप है जो मनी बिल या धन विधेयक से जुड़ा हुआ है। हाँ, मनी बिल का मामला थोड़ा अलग होता है। आमतौर पे तो कोई भी बिल संसद से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है साइन के लिए, लेकिन मनी बिल को तो संसद में लाने से पहले ही राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ती है ना? जी, पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। और इसका कारण ये है कि मनी बिल का सीधा संबंध देश के खजाने, नए टैक्स लगाने या पैसे निकालने से होता है। क्योंकि सरकार राष्ट्रपति के नाम पर ही काम कर रही है, इसलिए खजाने से जुड़ा कोई भी बड़ा काम बिना संवैधानिक प्रमुख की जानकारी और सहमति के शुरू ही नहीं किया जा सकता। समझ गई। अब जरा उनकी न्यायिक शक्ति पर आते हैं। आर्टिकल 72 के तहत उन्हें क्षमादान की शक्ति मिली हुई है। ये बहुत ही असाधारण अधिकार है उनके पास। वो किसी भी अपराधी की सजा कम कर सकते हैं, उसकी प्रकृति बदल सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट की दी हुई फांसी की सजा भी माफ कर सकते हैं। बिल्कुल, मृत्यु दंड को भी पूरी तरह माफ करने की ताकत सिर्फ उन्हीं के पास है। ये दरअसल हमारे सिस्टम में एक अंतिम विकल्प है ताकि न्याय प्रणाली में अगर कोई मानवीय भूल हो गई हो तो उसे सुधारा जा सके। ये सच में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और आपातकालीन शक्तियां भी हैं उनके पास। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा वही करते हैं। इन सब शक्तियों की लिस्ट सुनकर ना एक बार को तो लगता है कि राष्ट्रपति सच में बहुत ताकतवर है। पर हमें फिर से वहीं वापस आना होगा जहां से हमने शुरू किया था। हाँ, वही आर्टिकल 74। बिल्कुल। ये जितनी भी शक्तियां हमने भी डिस्कस की हैं,
चाहे वो ऑर्डिनेंस हो, क्षमादान हो या आपातकाल हो, वो अपनी मर्जी से इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब उन्हें हर कदम पर कैबिनेट की सलाह माननी ही पड़ेगी। जी, वो सलाह मानना उनके लिए बाध्यकारी है। तो फिर मेरा एक सीधा सा सवाल है, शस्त्रागार तो बहुत बड़ा है, लेकिन हथियारों का पासवर्ड सरकार के पास है, तो क्या राष्ट्रपति के पास खुद की अपनी कोई मर्जी या पावर है ही नहीं? यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है। मान लीजिए संसद से कोई ऐसा बिल पास होकर आता है जो राष्ट्रपति को लगता है कि देश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अब क्योंकि उनकी सहमति के बिना तो बिल कानून नहीं बन सकता ना। हाँ, साइन तो उनके ही चाहिए। तो क्या वो उस बिल को रोक सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं, और इसी ताकत को वीटो पावर कहते हैं। वीटो पावर, ये कैसे काम करती है? इसके 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला है एब्सोल्यूट वीटो। इसमें वो बिल पर साइन करने से सीधा मना कर देते हैं और बिल वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। सीधा मना कर देते हैं? हाँ, पर क्या वो ऐसा नॉर्मल सरकारी बिल के साथ कर सकते हैं? अमूमन नहीं। ये ज्यादातर प्राइवेट मेंबर्स बिल के मामले में होता है, या फिर तब होता है जब पुरानी सरकार जा चुकी हो और नई सरकार ने उन्हें मना किया हो। अच्छा, और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है सस्पेंसिव वीटो। इसमें राष्ट्रपति बिल को एक मैसेज के साथ संसद के पास वापस भेज देते हैं कि भाई इस पर पुनर्विचार कीजिए, कि इसमें कुछ कमियां हैं, इसे ठीक कीजिए। हाँ, लेकिन इसमें एक पेंच है। क्या पेच है? अगर संसद उस बिल में बिना कोई बदलाव किए या थोड़े बहुत बदलाव के साथ उसे दोबारा पास करके राष्ट्रपति को भेज दे, तो फिर वो मजबूर हो जाते हैं। मतलब फिर उन्हें साइन करने ही पड़ते हैं? हाँ, फिर वो उसे दोबारा वापस नहीं लौटा सकते। फिर तो ये वीटो बहुत कमजोर हुआ। इसीलिए तो तीसरा विकल्प सबसे दिलचस्प है, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, ये जेब वाला क्या कॉन्सेप्ट है? इसमें राष्ट्रपति बिल पर ना तो हाँ कहते हैं, ना कहते हैं, और ना ही उसे संसद को वापस लौटाते हैं। वो बस उसे अनिश्चित काल के लिए अपने पास रोक लेते हैं। अरे, ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे हम रोजमर्रा में करते हैं। कैसे भला? मतलब जब हम किसी को व्हाट्सएप पे कोई जरूरी मैसेज भेजते हैं, सामने वाले ने मैसेज पढ़ लिया, ब्लू टिक भी आ गया, हाँ। लेकिन उसने रिप्लाई ही नहीं किया। आप इंतजार कर रहे हैं, पर उसने बिना ना बोले ही आपको इग्नोर कर दिया, काम को ठंडे बस्ते में डाल दिया। क्या बात है, ये ब्लू टिक वाला उदाहरण आपने बहुत ही सटीक दिया है ना? असल में होता क्या है कि हमारे संविधान में कहीं भी ये टाइम लिमिट नहीं लिखी है कि राष्ट्रपति को किसी बिल पर कितने दिनों के भीतर अपना फैसला देना है। तो वो कितना भी टाइम ले सकते हैं। बिल्कुल। अमेरिका में राष्ट्रपति को 10 दिन के भीतर फैसला करना होता है, पर भारतीय राष्ट्रपति की जेब इस मामले में बहुत गहरी है। वो जब तक चाहें फैसला लटका सकते हैं। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है उनके पास। पर एक बात सोचिए, अगर कोई राष्ट्रपति इस तरह की शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगे तो? जी। या मान लीजिए वो खुद ही संविधान की मर्यादा तोड़ने लगे तो? क्या इस सबसे ऊंचे पद से उन्हें हटाया जा सकता है? देखिए, लोकतंत्र में कोई भी इंसान या पद कानून से ऊपर नहीं होता। इसके लिए भी संविधान के आर्टिकल 61 में महाभियोग यानी इम्पीचमेंट का प्रावधान रखा गया है। आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट? हाँ, लेकिन इस प्रक्रिया को जानबूझकर इतना मुश्किल बनाया गया है कि इसे पूरा करना लगभग नामुमकिन जैसा है। यहाँ भी एक एग्जाम ट्रैप आता है ना? बिल्कुल आता है। एग्जाम्स में कई बार सवाल आता है कि महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है, और ऑप्शंस में भ्रष्टाचार, अक्षमता या संविधान का उल्लंघन ऐसे शब्द होते हैं। और सही जवाब सिर्फ एक ही है, सिर्फ संविधान का उल्लंघन। एकदम सही। राष्ट्रपति को सिर्फ और सिर्फ संविधान का उल्लंघन करने के आधार पर ही हटाया जा सकता है, किसी और कारण से नहीं। और ये प्रक्रिया मुश्किल कैसे है? देखिए, ये प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में शुरू हो सकता है, लेकिन शुरू करने से पहले ही राष्ट्रपति को 14 दिन का लिखित नोटिस देना जरूरी है। और नोटिस देने के लिए भी तो कुछ लोगों के साइन चाहिए होंगे। हाँ, उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के साइन होने चाहिए, सिर्फ नोटिस देने के लिए। बाप रे। और फिर वोटिंग के टाइम क्या होता है? असली परीक्षा तो वोटिंग में ही है। इसे पास करने के लिए नॉर्मल मेजॉरिटी नहीं चाहिए, बल्कि विशेष बहुमत चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी। हाँ, और वो भी उस सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3। मतलब अगर लोकसभा में 543 सीटें हैं तो ये फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग उस दिन गैर हाजिर हैं या कितनी सीटें खाली हैं। अच्छा, टोटल 543 का ही 2/3 चाहिए? बिल्कुल। हर हाल में आपको टोटल सीट्स का 2/3 वोट चाहिए ही चाहिए, और ये किसी भी सरकार के लिए जुटाना बहुत मुश्किल काम है। इतना मुश्किल क्यों रखा गया है इसे? ताकि कोई भी सरकार सिर्फ राजनीतिक दुश्मनी या छोटे मोटे मतभेदों के चलते देश के इतने बड़े पद को अस्थिर ला कर पाए। एक सदन आरोप लगाता है और दूसरा उसकी जांच करता है। राष्ट्रपति अपना पक्ष भी रख सकते हैं? बिल्कुल, उन्हें अपना बचाव करने का पूरा हक होता है। ये पद की गरिमा बनाए रखने के लिए एक बहुत मजबूत शील्ड है, संतुलन बनाकर चलता है। हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर आज के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक सबने संविधान के एक शांत संरक्षक के रूप में काम किया है। बिल्कुल।
और एग्जाम वेदा एकेडमी के जितने भी दर्शक हैं या जो भी स्टूडेंट्स इस विश्लेषण को सुन रहे हैं, उन्हें ये बैलेंस हमेशा याद रखना चाहिए। हाँ, और जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठें तो सिर्फ ये याद ना रखें कि आर्टिकल 52 क्या है या 61 क्या है। सही बात है। आर्टिकल 72 की क्षमादान शक्ति हो या आर्टिकल 123 का अध्यादेश, रटने के बजाय उनके पीछे की व्यवस्था को समझें। और उन एग्जाम ट्रैप से जरूर बचें, जैसे अध्यादेश की मियाद सिर्फ 6 महीने नहीं, 6 महीने प्लस 6 सप्ताह होती है, और महाभियोग का इकलौता आधार संविधान का उल्लंघन है। अब बस सेशन खत्म करने से पहले मैं एक बहुत गहरा विचार छोड़कर जाना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। आज हमने देखा कि राष्ट्रपति की शक्तियां सीमित हैं, अंतिम फैसला कैबिनेट ही लेती है, लेकिन देश का कोई भी बड़ा कानून उनके दस्तखत के बिना पास नहीं हो सकता। जी। तो क्या असली पावर सिर्फ आदेश देने में ही होती है, या फिर अपनी मौजूदगी भर से सरकार को सही फैसले लेने के लिए मजबूर करने में होती है? पॉकेट वीटो जैसी खामोश ताकत से गलत चीजों पर सवाल उठाने में होती है? ये तो सच में बहुत सोचने वाली बात है। एक मजबूत लोकतंत्र में इन दोनों तरह की ताकतों के बीच संतुलन होना कितना जरूरी है, इस पर सब लोग जरूर सोचें। ये सच में एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। कभी कभी ना शक्ति का मतलब सिर्फ शोर मचाना नहीं होता, सही जगह पर खामोशी से खड़े रहना भी एक बहुत बड़ी ताकत है। और इसी खूबसूरत विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। बिल्कुल, तैयारी करते रहिए। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार किसी नए और दिलचस्प विषय की गहराइयों में।